आज हम पढ़ेंगे थर्ड डिसऑर्डर जिसका नाम है नमूनिया। जी बच्चे, तो नमूनिया की डायग्राम साथ में बनी हुई है। अब क्या देखते हो, ये लंग्स हैं हमारे और इसका इतना हिस्सा, चले कलर चेंज कर लेते हैं, इतना हिस्सा हमने जूम किया ना, और आपको ये एल्वियोलाई दिखाए गए हैं। एल्वियोलाई आपको पता है ना, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है नॉर्मल एल्वियोलाई, जिसकी डायग्राम ये है। चलें थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये वाली, ठीक। लेकिन ये एल्वियोलाई में पस भरी हुई है, एक तरह का लिक्विड भरा हुआ है। तो नमूनिया की यही पहचान है। तो नमूनिया का नाम आए, जहन में आना चाहिए कि लंग्स के अंदर मौजूद एल्वियोलाई के अंदर पस भर जाती है, ठीक है। सो क्या कहते हैं कि दीज आर फिल्ड विद पस, यानी दीज मतलब एल्वियोलाई की बात कर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन की वजह से। अब जब लफ्ज़ इन्फेक्शन होता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई ना लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमारी कॉज कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद है कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है वगैरह, तो तब इन्फेक्शन होता है। यानी ये पस क्यों बढ़ती है, यानी नमूनिया क्यों होता है, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो अब देखते हैं, नमूनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। लंग्स के अंदर एक तरह की इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू इन्फेक्शन। ये मैंने बता दिया कि इन्फेक्शन की वजह से होती है। और मेन चीज़ क्या है कि एल्वियोलाई फिल्ड विद पस, वो पस के साथ भर जाते हैं। अब कॉजेज़ ज़ाहिर है इन्फेक्शन से क्लियर हो गया कि इसका जो कॉज है या तो वो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या फंजाई होगा, क्योंकि तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और इन्फेक्शन का मतलब ही यही होता है कि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमारी का ज़रिया है। जी बेटे, अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या अलामात आती हैं नमूनिया के अंदर। सो देखिए, ये फेफड़ों की बीमारी है, तो इसमें एक चीज़ तो कॉमन होनी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस छोटे होना, यानी सांस में मुश्किल पेश आना। उसके अलावा इसमें कफ भी ज़ाहिर है, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो थोड़ी सी डिफरेंट है वो ये है कफ विद स्पुटम। स्पुटम कहते हैं एक तरह के रेशे को, आप कह लें रेशे को, ठीक है। तो खांसी होती है और साथ में रेशा नुमा चीज़ भी आ सकती है। इस तरह का कफ होता है नमूनिया के अंदर। नेक्स्ट बच्चे, हाई फीवर। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि फ़ीवर हमेशा तब होता है जब कोई बैक्टीरिया वगैरह, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, छोटे छोटे जानदार बीमारी कॉज करते हैं ना, तो उनमें अक्सर फ़ीवर देखने को मिलता है। अब चूँकि नमूनिया में भी बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व हैं, वायरसेस इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे फ़ीवर हमें नज़र आएगा। और साथ में चिल्स, यानी सर्दी का लगना भी होता है। जी बच्चे, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यानी इलाज। तो वही सिंपल सी बात कि जो इलाज होता है ना, वो हम कॉज यानी जो वजह होती है ना, अगर उसको ख़त्म कर दें तो वो इलाज हो जाता है। अब वजह क्या थी? बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरियल नमूनिया है, यानी बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया है, तो आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे, यानी ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगी। सिमिलरली अगर वायरस की वजह से नमूनिया है तो बेटा आप एंटीवायरल मेडिसिन ड्रग्स लेंगे। और अगर फंगल यानी फंजाई की वजह से नमूनिया है तो बेटा आप एंटी फंगल ड्रग्स लेंगे जो फंजाई को किल कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है उसके ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कहता है कि बैक्टीरियल वैक्सीन आर ऑल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल नमूनिया, यानी बैक्टीरियल वायरसेस जो हैं बैक्टीरियल वैक्सीन अवेलेबल होती हैं अगर नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से है। तो दो चीज़ें हैं, अगर बैक्टीरियल नमूनिया है ना तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बेटा, अब हम चौथी बीमारी समझते हैं जिसका नाम है एस्थमा। आपने एस्थमा को अक्सर लोगों में देखा होगा, या मूवीज़ में या ड्रामों में देखा होगा। इसको हम उर्दू में दमा भी कहते हैं ना। और जब भी एस्थमा का नाम जहन में आए तो जहन में आना चाहिए कोई एलर्जी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अक्सर लोगों को कई वजह से एलर्जी होती है, जैसा कि कुछ को डस्ट से एलर्जी है, तो उन बंदों को एस्थमा की प्रॉब्लम होगी। अब होता क्या है, जो ब्रोंकाए हैं, ब्रोंकाए मतलब मैं बताता हूँ। जी बेटा, तो ये दोबारा देख लें, ट्रैकिया एक पाइप आ रहा है और वो आगे दो छोटे पाइप्स में डिवाइड हो रहा है। ये इतने भी छोटे नहीं होते लेकिन ट्रैकिया से छोटे होते हैं ना, तो इन छोटे पाइप्स का नाम है ब्रोंकाए। सही हो गया। तो बेटा यही ब्रोंकाए और ब्रोंकियोल्स, यानी ये ब्रोंकाए आगे मज़ीद छोटे पाइप में डिवाइड होते हैं जिसका नाम है ब्रोंकियोल। ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, यानी अंदर से तंग हो जाते हैं।
दोबारा बता रहा हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ आप लोगों को। देखें जी, ये एक नॉर्मल क्या है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई है ये वाला, जिसकी दीवार इतनी मोटी नहीं है ये, और उसके अंदर जो जगह है ना जिसके ज़रिए सांस जाएगी वो ठीक ठाक होती है। बट अगर आप एक कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस को देखते हैं ना, तो आप देखते हैं ये स्वेलिंग हुई है, मतलब इसकी दीवार कितनी स्वेल कर गई, कितनी फूल गई, कितनी मोटी हो गई, और जो अंदर वाली खाली जगह है वो कितनी तंग रह गई, अंदर बस थोड़ी सी जगह रह गई ना। तो ये बात है कि दीवारें इसकी क्या हो जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी, फूल जाएंगी, और अंदर से बचे ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, तंग हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया कि ये हमेशा एलर्जी की वजह से बीमारी होती है। यानी कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, जब नाक के ज़रिए से वो ऐसे पार्टिकल जैसा कि डस्ट को अंदर लेके जाते हैं ना, तो उनके ब्रोंकाई की ये हालत हो जाती है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या होंगे, देखिए इसके सिम्टम्स आसान हैं। कैसे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देखें ना ये सांस की नाली है, छोटी नाली, और ये तंग हो गई है, जगह ही बहुत थोड़ी बची ना, तो ये तंग हो गई है, तो जाहिर है ब्रेथ जो है, सांस जो है वो छोटी आएगी, थोड़ी आएगी। इसके अलावा वीजिंग हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। वीजिंग क्या होता है, विस्लिंग साउंड, यानी सीटी की आवाज़ व्हेन ब्रीदिंग आउट, तो जब बंदा सांस लेगा उससे सीटी की आवाज़ आएगी। और फिर चूंकि ये लंग्स की हम बीमारियां पढ़ रहे हैं, तो इसमें कफ आना एक नॉर्मल बात है, और चेस्ट टाइटनेस भी नॉर्मल बात है इस बीमारी के अंदर। जी बच्चे, तो अब कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्यों होती है एस्थमा। तो वही बात, एलर्जेंस। एलर्जेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एलर्जी कॉज करे, जैसा कि डस्ट माइट्स हो गया, यानी डस्ट पार्टिकल्स लिख देना आप लोग। इसके अलावा पोलन आपने पढ़े होंगे ना, प्लांट्स के जो मेल सेल्स होते हैं ना, मेल के, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यानी छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा मोल्ड, मोल्ड बच्चे एक तरह की फंजाई होती है, तो मोल्ड से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एंड पेट डेंडर। अब बच्चे पेट डेंडर क्या होता है, कुछ पेट्स जैसा कि कैट, डॉग वगैरह, उनकी स्किन के कुछ सेल्स उतरते हैं, जब उनका फर उतरता है तो उसको बोलते हैं पेट डेंडर। ठीक है, और कई लोगों को उनसे भी एलर्जी होती है ना, तो कई लोग वो पेट नहीं पालते फिर। नेक्स्ट है जी एयर पोल्यूटेंट, जैसा कि एयर पोल्यूटेंट मतलब हवा के अंदर कोई गंदे मटेरियल जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसा कि स्मोक, धुआं हो गया, केमिकल फ्यूम्स हो गए यानी केमिकल्स हो गए, एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस यानी कुछ तेज़ खुशबू हो गई, तो इससे भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट है जी वेदर चेंजेस, यानी अचानक मौसम चेंज हो जाना, स्पेशली कोल्ड एयर यानी सर्दियाँ। ठीक है, ज़्यादा लोगों को सर्दियों से प्रॉब्लम होती है। और लास्ट में है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी फैमिलीज़ में से हो सकता है, जैसा कि बड़े हमारे वालिदैन को हो तो बच्चों को हो, ये ज़्यादा चांसेस हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा और एलर्जी, तो सिंपल ये है कि अस्थमा एक तरह की एलर्जी होती है, जिसकी जो कॉजेज़ होती है ना, यानी क्यों हो सकता है, वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। यानी कुछ लोग फॉर एग्जांपल अगर डस्ट से है ना, तो ज़रूरी नहीं कि बाकी सब से वो एलर्जिक हो, ऐसा नहीं है। वो डस्ट से एलर्जिक होंगे तो बाकी सबसे वो नॉर्मल होंगे, यानी इसके कॉजेज़ बड़े फैले हुए हैं। जी बच्चे, आखिरी चीज़ ट्रीटमेंट, तो वही बात, ट्रीटमेंट देखी जाती है सिम्टम या कॉजेज़ को ख़त्म करना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी सिम्टम इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ब्रोंकस होता है, ब्रोंकाई होता है, वो क्या हो जाता है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी तंग हो जाता है। तो ऐसी दवाइयाँ ली जाएंगी जिससे ये दोबारा बच्चे डायलेट हो जाए। डायलेट का मतलब होता है खुल जाना। ठीक है, नॉर्मल की तरफ खुल जाना। सो उनका नाम होता है ब्रोंकोडायलेटर्स। ओके, ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेंगे, डायलेट करेंगे यानी खोल देंगे ब्रोंकियोल्स को ड्यूरिंग अस्थमा अटैक, यानी जब अस्थमा अटैक हुआ, मीन ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो हम ब्रोंकोडायलेटर को यूज़ करेंगे और ब्रोंकाई दोबारा से डायलेट हो जाएंगे। जी बेटा, तो अब हम देखते हैं लंग कैंसर। अब जहाँ भी ये जो लफ्ज़ कैंसर आपको नज़र आए ना, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब होता है जैसे एक सेल है ना, वो दो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है कंट्रोल्ड डिवीजन, मतलब कंट्रोल तरीके से डिवाइड हो रहा है एक सेल, तो इसकी डिवीजन हुई कंट्रोल्ड डिवीजन। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, मतलब जहाँ पे सेल ने 1 से 2 डिवाइड होना था, वो फिर आगे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, 2 से 4। ठीक, वो आगे फिर डिवाइड करते हैं, तो सेल अनकंट्रोल वे में डिवाइड करता रहता है। और फिर यूँ होता है कि सेल इकट्ठे होके
एक गुच्छा बना देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, और इसी को हम कैंसर कह देते हैं अगर ये ट्यूमर बच्चे फैलना शुरू हो जाए। फैलने से मुराद है कि जिस्म के किसी एक हिस्से में बना ये ट्यूमर, ट्यूमर मतलब सेल का गुच्छा, और फिर ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी जाने लग गया, फैलने लग गया, तो फिर ऐसे ट्यूमर को बोलना है कैंसर। ओके, तो लंग कैंसर क्या होगा कि अगर ये देखें ये ट्यूमर ऐसे हो जाएगा, ये हमारे लंग्स हैं, उसके अंदर ट्यूमर यानी सेल का गुच्छा जमा हो गया। तो कहता है कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स जब अनकंट्रोल वे में ज़्यादा हो जाएं, बढ़ जाएं, इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो किसी भी बॉडी में पार्ट में ये काम हो सकता है। और यूं क्या होता है, मैसेज इकट्ठा हो जाता है, मैस। और नॉन फंक्शनल सेल्स यानी ये सेल्स होते हैं बेकार, ख़तरनाक होते हैं, आर फॉर्म्ड इन द लंग्स, वो हमारे फेफड़ों में अगर वो बन जाएं तो उसको बोलते हैं लंग कैंसर। ठीक है, यानी लोकेशन के हिसाब से ना, जहाँ पे ट्यूमर बना कैंसर का वो नाम हो जाएगा। सो इट इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये बहुत दुनिया में फैला हुआ कैंसर है। जी बेटा, तो अब हम इसके कॉजेज़ को देखते हैं। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है, इंशाल्लाह कॉजेज़ नहीं भूलेंगे, कि ये स्मोकर्स को ज़्यादा होती है, नॉन स्मोकर को भी हो सकती है, लेकिन जो बंदा स्मोक करता है चांसेस यही हैं कि उसको ये बीमारी लंग कैंसर ज़्यादा हो। तो ऐसा क्या है, स्मोकर्स जो है ना वो स्मोक करते हैं ना, सिगरेट यूज़ करते हैं ना, तो उस सिगरेट के अंदर ऐसे मटेरियल हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। बच्चे, उन मटेरियल का नाम होता है कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस ऐसे मटेरियल होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। और जैसा कि तंबाकू स्मोक के अंदर तंबाकू डलती है ना, तो उसके अंदर कार्सिनोजेंस मौजूद हो सकते हैं। जी, उसके बाद कैंसर जहाँ भी आए एक बहुत और कॉमन ज़रिया होता है रेडिएशन का, क्योंकि जब सेल ने 1 से 2 में डिवाइड होना होता है ना, तो ये बड़ा कंट्रोल वे में काम होता है। लेकिन बच्चे, अगर यहाँ पे रेडिएशन मौजूद हो तो रेडिएशन इस कंट्रोल को तोड़ के सेल को अनकंट्रोल वे में डिवाइड करवाएंगी, यानी कैंसर का ज़रिया बनेगी। सो दूसरा क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो भी कैंसर कोज कर सकते हैं। एंड नंबर 3, वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरस भी कॉज कर सकता है। उसके बाद बच्चे, पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी एक कैंसर का ज़रिया है। और बच्चे, पैसिव स्मोकिंग एक अलग से शॉर्ट भी है पेपर में, याद रखिएगा, मैं समझाता हूँ क्या होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, ए कह लेते हैं, ठीक है, एक पर्सन है ए, वो स्मोकिंग करता है, तो जाहिर है चांसेस हैं कि उसको क्या हो जाए, लंग कैंसर हो जाए। लेकिन एक बंदा है बी जो कि ए का फ्रेंड है या उसके साथ काम करता है, यानी उसके करीब करीब रहता है, तो अब ए पर्सन जो स्मोकिंग करेगा उसका जो धुआं होगा वो बी के लंग्स के अंदर भी तो जाएगा ना, तो बी के भी चांसेस हो जाते हैं लंग कैंसर होने के। ऐसी स्मोकिंग को बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, यानी जो बंदा खुद नहीं कर रहा लेकिन वो दूसरों के धुएं से, स्मोकिंग के धुएं से अपने लंग्स में कैंसर लेकर आ सकता है। तो पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक, स्मोक कहते हैं धुएं को, तो इनहेलेशन कहते हैं वो धुआं अंदर लेके आना, फ्रॉम एन अदर्स स्मोकिंग, यानी कोई और बंदे की स्मोकिंग का धुआं अपने अंदर लेके आना, इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर, इससे भी बेटा लंग कैंसर हो सकता है। जी बेटा, नेक्स्ट देखें, कहता है द स्मोक, यानी वो धुआं, फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ अ सिगरेट, यानी एक सिगरेट है ना, उसका ऊपर वाला पोर्शन जो कि जलाया है, बर्न किया है, उसका जो धुआं होता है ना, वो क्या होता है, इज़, आगे देखते हैं, मोर डेंजरस, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यानी ये बताया जा रहा है जो बंदा खुद सिगरेट को जला कर पिएगा ना, तो वो डायरेक्ट धुआं लेगा अपने अंदर और वो बहुत ख़तरनाक है। देन द स्मोक, उस स्मोक या उस धुएं की निस्बत एक्सेल्ड बाय द स्मोकर, जो कि उस स्मोकर ने एक्सेल किया है, यानी अपने अंदर से निकाला है। तो वही बात, अगर एक बंदा ए है एक बंदा बी है, जो ए बंदा है ना वो डायरेक्ट जो स्मोक है ना उसका धुआं अंदर लेके जा रहा है, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अब यही बंदा कुछ धुआं अपना बाहर भी तो निकालेगा ना, और ये जो बाहर निकला धुआं है ना ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, बहरहाल इससे भी कैंसर हो सकता है। जी बेटा, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो ये चूँकि अगेन फेफड़ों या लंग्स की बीमारी है ना, तो कुछ सिम्टम्स कॉमन रहेंगे, जैसा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का कम होना, मुश्किल होना,
कफिंग भी वही कॉमन बात है, खांसी का आना, लेकिन ये कॉमन नहीं है कि कफिंग अप ब्लड, खांसी में से खून का आना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बल्कि टफ़ है या ख़राब चीज़ है। एंड नेक्स्ट है वेट लॉस, यानी इससे वज़न भी कम होगा, कमज़ोरी आएगी। जी बच्चे, अब ट्रीटमेंट जो बुक पे लिखा है ना ये समझते हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि सबसे पहले उस बंदे की स्मोकिंग जो है ना वो छुड़वाई जाए, क्योंकि स्मोकिंग से उसको कैंसर हुआ है, तो कैंसर का इलाज तो बाद में किया जाएगा ना, पहले प्रिवेंशन की जाए, यानी रोकथाम की जाए, उस बंदे को रोका जाए। अब बंदा रुक गया तो अब ज़ाहिर है उसको ठीक करना है, उसका इलाज करना है, तो क्या तरीका है? एक सर्जरी है, मतलब ये जो फेफड़ों के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह का ट्यूमर बन गया, कैंसर हो गया, सर्जिकली उसको रिमूव किया जाए, उन नॉन फंक्शनल सेल्स को निकाला जाए। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से मुराद है, थेरेपी कहते हैं बच्चे इलाज को, कीमो कहते हैं केमिकल्स, यानी मेडिसिन दी जाए ताकि वो कैंसर जो है वो रुक जाए। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से मुराद है कि रेडिएशंस निकाली जाती हैं और उस हिस्से पे बम्बार्ड की जाती हैं जहाँ पे कैंसर सेल्स हैं, तो वो रेडिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो उन कैंसर सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय कर दे, तबाह कर दे। जब कैंसर सेल्स ही तबाह हो जाएंगे तो यानी कैंसर ही हमने तबाह कर दिया।